और मैं नीट का इससे पहले क्लास ले रहा था। फिलहाल अभी आप देखिए क्या होता है। ज़्यादा इंट्रो नहीं लेना है, इंट्रो हो जाता है धीरे धीरे सबका, ठीक है। एक्चुअली में आपकी जो सीरियल से टॉपिक चल रहे थे, तो ये जो पहला टॉपिक है मतलब जो आपके टॉपिक चल रहे थे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ये पहली क्लास है हमारी, तो ये डेमो क्लास है, ठीक है। तो पहले हम लोग डेमो दे लें, आप लोग जज कर लें, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सर वाला ज़्यादा नहीं है, आपको क्वेश्चन पुटअप करना होगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए उन्होंने कहा था कोई एक टॉपिक आप शुरू कर दीजिए, तो आप डिसाइड करेंगे कि मैं डिसाइड करूँ? आप डिसाइड कीजिए। हम ही डिसाइड करें। यस। चलो जब हम ही डिसाइड कर रहे हैं तो एक आसान सा टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। इससे पहले आप लोग किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे, हाँ जी, और अब आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो करंट से आइए चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन देखिए, अगर कितने यूपी बोर्ड कितने लोग हैं? सब। अच्छा वो छोड़ो, सीबीएसई बोर्ड से कितने आए? आप आइए। देखो यार एक चीज़ बताएं, यूपी बोर्ड वालों के साथ थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि इंग्लिश वाली, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ठीक है, और दोनों लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप रहेंगे और समझ भी थोड़ा बहुत आता रहेगा। और दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए कि मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री को केमिस्ट्री इसलिए ज़्यादा टफ बना दिया गया, जैसे यहाँ 10 जो भी बैठे लोग हैं सबका नेचर अलग अलग होगा, वैसे केमिस्ट्री में जितने भी एटम हैं, एटम बोले या एलिमेंट बोले, सबका अपना अपना नेचर है। अब सबका नेचर जान लेना तो भाई अंतर्यामी होना चाहिए, सबका नेचर तो नहीं जान सकते ना आप। तो आप क्या करते हैं, नेचर को रटने लगते हैं, वही करते ना, नेचर क्या करेंगे, रटेंगे। अब जैसे अगर आप पहले एटम को ले लें, हाइड्रोजन, पहला कंपाउंड हाइड्रोजन, टॉपिक हम 5 मिनट आपका लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं जिससे आप थोड़ा कनेक्ट हो, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 118 एलिमेंट अभी तक है जिसे आप पढ़ रहे हो, और बाकी और खोजबीन में लगे हुए हैं लोग, नोबेल पे नोबेल प्राइज लेते जा रहे हैं कि हम ये खोजेंगे, और आपके लिए समस्या खड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, अगर आप जरूरी ना होती तो आज हम एलपीजी पे खाना कैसे बना रहे हैं, एलपीजी पे आपका जो भोजन है वो कैसे बन रहा होगा। तो एलपीजी अगर आ गया आपके घर में तो इसका मतलब आपने हाइड्रोकार्बन को ले आया, एलपीजी आया मतलब हाइड्रोकार्बन आ गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं, और अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो बॉन्डिंग, तो वो आबंध बनाते हैं, जिसे आप आबंध जानते हैं, और उसी को कहा जाता है इंग्लिश में बॉन्डिंग, ठीक है। आबंध मतलब बॉन्डिंग। अब एक बात बताओ हमको, क्या सब सबके बेस्ट फ्रेंड होते हैं? नो, सब सबके बेस्ट फ्रेंड तो होते नहीं। बेस्ट फ्रेंड वही होता है, ये चल रहा है क्या? हाँ, बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो कुछ कुछ नेचर को फॉलो करे। जैसे आप चोर हैं तो दूसरा वाला भी चोर है ना। तो पीरियोडिक टेबल एक होती है, ठीक है, हम देखिए अगर मिलता है तो देखा जाएगा। पीरियोडिक टेबल एक जगह है, जब एटम को खोजा जाने लगा तो एटम क्या हुए थे, एटम कहाँ से मिल रहे थे, एटम अर्थ क्रस्ट से मिल रहे थे। अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर्पाटी, इतना शुद्ध बोल के आप पकड़िएगा नहीं सर, इंग्लिश। भूपर्पाटी का मतलब अर्थ से मिल रहे थे।
तो जब सब मिल रहे थे तो सब बिखरे हुए थे, तो सब कोई आप पकड़े, कोई और खोज रहा है, कोई और खोज रहा है, सब अपने अपने खोजे जा रहे हैं। फिर उनको क्या किया गया, एक जगह पकड़ पकड़ के सबको इकट्ठा किया गया, और सबको इकट्ठा नहीं कर पाए तो सबका नाम इकट्ठा कर लिए। अब नाम रहेगा तो आएगा ही आदमी, तो सबके नाम को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया गया। जैसे तुम लोग अपने अलग अलग घर से आए हो और सबको पकड़ पकड़ के यहाँ इकट्ठा कर लिया गया, तो ये बन गई क्या, क्लास। वैसे ही सारे एलिमेंट को पकड़ पकड़ के एक जगह उनका नाम रजिस्टर में नोट हो गया, उस रजिस्टर का नाम क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल। बात समझ आ गई? अब पीरियोडिक टेबल भी लड़ाई बहुत है उसमें, सब साइंटिस्ट एक दूसरे की कॉपी खींचे, तो वो सब बात की बात है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन। हम वहाँ क्यों गए, वहाँ इसलिए गए क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब डिजाइन की गई, मतलब इसको डेराइव किया गया, तो उसमें सबका कुछ कुछ नेचर था, इसीलिए उनको उस ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, किसी के आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे बनाया गया, कुछ कुछ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम है, ऐसा ही। इसको कहेंगे एस ब्लॉक, इसको कहेंगे टी ब्लॉक, और इसको कहेंगे इधर वाले पी, इधर सर पर दौड़ रहे हो गलत से, सरपट मत दौड़ना, नहीं तो कोई भी आपको बना के चला जाएगा। ठीक है, पढ़ने का जो तरीका था, हमारा काम कम था, आपका ज़्यादा था। जैसे तुम कोई सामान खरीदने गए हो दुकान पे, ठीक, तुमको कैसे पता चला वो सामान अच्छा दिया, तो घर पे आओगे, मम्मी देखेंगी, मम्मी अनुभवी आदमी देखी, तुम्हारा कांड पता चल जाएगा कि सही लाया। इसी ऐसे ही किसी टीचर को चेक करने के लिए, तुम थोड़ा भाषा दे रहे हैं क्या, टीचर को चेक करने के लिए आपको एक और अस्त्र दिया गया, और उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं आप। कईयों की किताब ऐसे पैक रहती है, वो खुली नहीं होती है, उसके अक्षर भी रो रहे होते कि हम कहाँ आ गए, हमको एक बार धूप तो दिखा दो। ठीक है, आवाज़ सुन। तो अभी ये होता गया कि किस तरीके से नेचर उनका, जब भी कोई एलिमेंट का किसी एलिमेंट के साथ अगर नेचर मैच करेगा, ठीक है, तो वो बनाएंगे उनके साथ कंपाउंड, और जो नहीं बनाएंगे उनको जबरदस्ती बनवाया जाता है। किसका इस्तेमाल करके, टेम्परेचर, प्रेशर, एंजाइम से अच्छा बोलती कैटलिस्ट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट एक पार्ट हो गया, एंजाइम भी एक पार्ट हो गया कैटलिस्ट का। रिएक्शन फास्ट स्लो कर दो। हाँ, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते और घटाते हैं। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन बना क्यों, और क्यों ही हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा क्या ये नेचर रख रहे थे जिनकी वजह से यही बोले जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों मिल करके इतनी बड़ी फील्ड बना लिए कि उनकी एक किताब अलग से चलती है, जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसी का नाम हिंदी में है कार्बनिक रसायन। ठीक है, चलेगा दोनों। अब बात करते हैं इनका नेचर। तो पहला नेचर जो आता है, डाल्टन जब शुरुआत किए थे तो डाल्टन ने कहा एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट टू कट, नॉट टू कट, काटा नहीं जा सकता, नॉट टू कट। हाँ, इंडिविजुअल मतलब नहीं पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन सेंस तो आ रहा है, साइंस में सेंस चाहिए, वर्ड नहीं। जी सर। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना, 6। तो 6 में से अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये भैया हैं इनके कार्बन के न्यूक्लियस में आया एक उसके ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल में केवल 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए, 2p2। ठीक, हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इनके आउटर मोस्ट सेल में ये न्यूक्लियस बना, इनका न्यूक्लियस हम लोग कलर कर देते हैं,
और ये बना पहला ऑर्बिट, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1s1। ठीक है, चलो तो आपको यहाँ से आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 4। हाँ 4। कैसे 4 मिले? 2s में 2p 2 और 4। ठीक, दूसरे वाले ऑर्बिट में 2 है s के इलेक्ट्रॉन और 2 किसके हैं? p के। तो ये आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। टोटल एटॉमिक नंबर 6। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 6 परमाणु। अरे तो हिंदी बता रहे हो, होता क्या है? जड़ से रिप्रेजेंट। हाँ ना ना ना, ये कहानी मत सुनाओ, नीट तो अलग हो रहा है, कहानी अब बोर्ड में लिखो। होता क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक सही है, लेकिन कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या होता है एटॉमिक नंबर? अच्छा, न्यूक्लियस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन नंबर ऑफ मतलब प्लस चार्ज वो बदलता भी नहीं है, वही रहना चाहिए, उसी से डिवाइड करते हैं कि कितना नंबर है। नहीं तो होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है। वेरी गुड, चलिए हम जानते हैं। प्रोटॉन का नाम सुना? कभी सोचा नहीं होता क्या है? कभी सोचो, कभी आपने रिएक्शन देखी है कभी? वैसे सोनिक प्लेट बमबारी करा था। अरे थ्योरी बताओ भाई, रदरफोर्ड आएंगे वहाँ, उसको बोले थे वहाँ पर। हाँ ये आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन ठीक ठाक है मामला, आप परेशान मत होइए, थोड़ी थोड़ी सी बात है। 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसमें 3 लाइन बस बताता है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, 3 लाइन। जी सर। 3 लाइन में रदरफोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी सोचते हैं इतना ज़्यादा घोगा नहीं मारना चाहिए, कुछ ऑथेंटिक बताना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर। तो रट्टा मार जाओ, क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, जिस एटम की बात आप कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटम की क्या है? जड़ है। अब जहाँ जहाँ जड़ जाएगी वहाँ वहाँ पूरा क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। बात समझ आ रही है? प्रोटॉन, तो आपसे जब कोई पूछे तो क्या बताएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, उस एटम की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में जो लोग रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर 2 लोग, जिसको एक कोचिंग के नाम से भी जाना जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस में 2 लोग होते हैं, वो कौन है? एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। और इन्होंने एक नया वर्ड दे दिया, पॉजिट्रॉन। जब आप न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, जब न्यूक्लियस को तोड़ते हैं ना, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो कौन मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आप न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो वहां से पॉजिट्रॉन और बोसॉन्स मिलते हैं। बोसॉन, मेसॉन पढ़ के आए भैया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए 4 इनका नेचर। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब एक इलेक्ट्रॉन वाली जो थ्योरी आ रही है, बार बार कहते हैं एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सुनो, जब एटम न्यूट्रल हो, जब एटम क्या हो? न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज न लगा हो, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात समझ आई? तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी कंडीशन होगी। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया? इलेक्ट्रॉन के। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होती है उस पर निर्भर करता है एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर क्या हुआ? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में प्रेजेंट हैं
वही उसके क्या होंगे एटॉमिक नंबर, जिसे कहते हैं आप परमाणु क्रमांक। ठीक है, चल तो ये बात समझ आ गई। प्रोटॉन पे भूलना नहीं, हाँ, क्योंकि इतनी कहानी इसीलिए सुनाई और डिटेल में समझा दिया जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल नीट के लिए अच्छा नहीं है, पीएचडी थोड़ी कराना है तुमसे। चलो, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ तक हमारी राय आपकी राय बराबर है? जी सर। चलो एक थ्योरी और लाते हैं इसमें, आराम से पढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा दिमाग का यूज करना, घिस जाएगा। एक याद रखो ये चीज, ये जो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, गिव करेंगे, ले सकते हैं और दे सकते हैं, दे सकते हैं, वो दे सकते हैं ना, सब दो आंसर आ रहे हैं भाई। इनर्ट होने का प्रयास करते हैं। हाँ भाई, अपना आउटर मोस्ट सेल 8 पूर्ण करने के या चाहे छोड़ के या तो इनर्ट होने का प्रयास करते हैं। ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल 2 तरीके से कंप्लीट होता है, एक तो दे करके और एक तो ले करके। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल डाल लीजिए आप याद रखने के लिए, आपके अंदर थोड़ा सा रहे। देखो, जब हल्की चीज होती है ना तो उसको उठा के आप फेंक सकते हैं, अगर कोई भारी चीज होगी तो वो तुमको फेंक देगी। घर का एग्जाम्पल ले लो, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको तुम कूट सकते हो, और कोई तुमसे बड़ा है वो तुमको कूट सकता है, जी सर। ठीक है। तो जब आउटर मोस्ट सेल में कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इनको आप भगाएंगे, ठीक है, इनको आप क्या करेंगे? निकाल देंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इनको नहीं भगाएंगे आप, ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डोनेट। ठीक, ये बात क्लियर? यानी अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। अगर 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर? अब चलते हैं और एक कदम आगे, इनके बारे में क्या बात की है? ये अपने पास इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता रखते हैं और लेने की भी रखते हैं, ठीक। तो इनका नेचर कुछ पता चला कार्बन का? क्या पता चला? ये दोनों काम करेंगे, बात समझ आ गई? क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया कारण? तो एक का जो कहानी हो गया तो दूसरे की सुनते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, तो एक ही प्रोटॉन भी होगा, ठीक। और अगर ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1, ठीक। लेकिन इसके साथ एक काम और भी आता है, कई बार अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए लोगों ने जगह नहीं बना के रखी, दिखाई देता है एस में, लेकिन उसको अक्सर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ बड़ा सा बीच में ऐसे लिखा रहेगा हाइड्रोजन, उसको जगह नहीं दी, ठीक है। कहाँ नहीं जगह दी गई? पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें कहा जाता है एल्केली मेटल। इनका नाम क्या है? एल्केली मेटल। और एल्केली मेटल मतलब एल्केली मतलब होता है अर्थ से निकले, हालांकि सारे निकलेंगे अर्थ से, लेकिन एल्कलाइन का नेचर कुछ और होता है और ये बनाते हैं बेस।
ये हमेशा क्या बनाएंगे? बेस। बेस। लेकिन हाइड्रोजन हमेशा बनाता है एसिड। इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन भाई साहब का नेचर कुछ बदला बदला सा लगने लगा है अब आपको। ठीक है, तो क्योंकि ये इनके पास एक ही प्रोटॉन है और दूसरा नेचर मतलब एक प्रोटॉन, और दूसरा बात आ गई इनकी, क्या आ गई दूसरी बात? नेचर। इनकी साइज। साइज बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है किसमें? पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन का जुड़ने में साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि आपकी दोस्ती अपने हम उम्र वालों से होती है। छोटे बच्चों से दोस्ती बस आप लॉलीपॉप छीनने के लिए करते हैं, उससे लॉलीपॉप छीनना हो तो दोस्ती कर ली, बाकी उसको थप्पड़ मार के उड़ाते हो। ठीक है, अब बात सुनो, इसकी साइज छोटी होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और ले भी सकता है। ले भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और ये भी भाई साहब इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, तो इन दोनों ने मिल करके ये समझौता किया कि जब कभी हम एक दूसरे के प्रति खाली होंगे तो हम एक दूसरे के साथ आप बॉन्ड बना के घूमेंगे, और यहीं से एक बॉन्ड बनता है कार्बन। अब यहाँ से एक वर्ड और आता है वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जरूरत होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाता है वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो वैलेंसी कितनी हो गई? अब चाहे आप इसे निकालिए चाहे आप गेम करिए। ठीक है, इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। किसके बेस पे आप बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। और अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट भी क्यों, जरा इधर देखो, हाइड्रोजन का हो गया -1 और हीलियम का क्या हो जाता है? और इसका जैसा ऑर्बिटल पूरा ना इसका, तो एक रिक्वायरमेंट भी है और एक ही तो ऑर्बिटल है, मतलब एक आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और एक ही जरूरत भी है कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंसी कितनी हो गई? अब चाहे आप आउटर मोस्ट वाले को लो चाहे आप कंप्लीट वाले को ले लो, बात तो वही है। ऐसे इसमें भी वही हाल है, चाहे आप निकालने वाले को ले लो और चाहे आउटर मोस्ट को ले लो। अब कुछ नेचर दोनों का सेम नजर आने लगा, कई जगह से दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की, और दोनों की ही टेंडेंसी क्या है? दोनों की वैलेंसी किस पे निर्भर कर रही है? ना तो आप उसे माइनस में कर सकते हैं, ना ही आप प्लस में करोगे तो भी वैल्यू उतनी, माइनस में करोगे प्लस माइनस। कुछ समझ में आ रहा है कि इसे छू के निकल रहा है? प्लस माइनस का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं और कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये बात क्लियर। तो अब ये भाई साहब इनकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। और जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, ठीक, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हों उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। इतनी कहानी जिसके समझ में ना आई हो वो बात करें, और जिसके आ गई हो वो आगे सोचे। ठीक है जी सर। हम लोगों के यहाँ 2024 का चुनाव आने वाला है, बड़ा वही प्रचार कर दिया जाए, ऐसा कर दिया, मेरा उससे क्या लेना देना। ठीक है, तो प्रचार वर्ड क्यों आया था? सोचो, अभी अपना हाँ काम बढ़ाए हैं, अपना काम और बढ़ाएगा, कार्बन काम बढ़ाएगा। ये बात आप सही है, आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, नहीं बाकी और भी पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ 2 बार ऐसे बच्चे बोल देता हूँ तो बस इसी नंबर पे से जाते हैं। नहीं, चुनाव आने पर नेताओं का एक नेचर होता है, बदल जाता है। वो कौन सा नेचर बदलता है? सबसे दोस्ती होगी, जिसके यहाँ कल तक गाली देते थे उसके यहाँ भी जाके कहेंगे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ऐसे ही कार्बन का नेचर होता है, लेकिन कार्बन किसी को साथ डिस्टर्बेंस नहीं करता, बहुत ही फ्रेंडली आदमी। साधु देखिए, साधु उसका किसी से कोई लेना देना नहीं,
हर जगह फ्रेंडली रहता है। ऐसे ही कार्बन की एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब आदत, कैपेसिटी, हाँ क्षमता भी कह सकते हैं आप। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, उसका गुण, गुण मतलब वो गुण वाला नहीं है बनता है। गुण का मतलब ये हो गया कि उसका सबका, जैसे हमने कहा ना जितने लोग बैठे सबका नेचर अलग अलग, तो वैसे उसके एक नेचर और भी है, वो सबसे दोस्ती करता है, मतलब वो सबसे बॉन्डिंग करता फिरेगा। और नेचर क्यों बॉन्डिंग कर रहा है, इनका कारण स्पष्ट है कि 4 दे भी सकता है, 4 बैठ भी सकता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि क्यों कर रहा है। अब दिक्कत यही तक नहीं थी, ये भाई साहब रहते इंडिया में हैं, ठीक है, इनके सभी देशों में अपने दोस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है एक लंबी लंबी चेन बनाने की, सीसी बॉन्ड, ठीक है, सीसी बॉन्ड जिसे आप कह रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन की टेंडेंसी ये है कि वो क्या करता है, एक लंबी लंबी चेन बनाता है, जिसे उसकी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन, ठीक है, श्रृंखलीय, वैसे कुछ है श्रृंखलीयकरण, ऐसे कुछ कहना है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश ही चले, इंग्लिश ही पकड़ लो क्योंकि जीवन हम इंग्लिश ही है। नहीं जीवन नहीं इंग्लिश है, पता चला PhD करके आओ हमारे सामने ऐसा बोल। तो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन एक लंबी लंबी क्या बनाता है, चेन। और ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जब आपने ये वर्ड बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों जो समझौता किए हुए हैं ये किसी एक को विदा करेंगे और वहां पर कोई और कार्बन आके जुड़ जाएगा, और ऐसे ही ये क्या बनाएंगे, हाँ, एक स्ट्रक्चर होता है कार्बन 60, हाँ, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 60, ठीक है। और इनका अभी तक का जो सबसे लंबा चेन बना है वो 203 उन कार्बन का बना है। फिलहाल आप गूगल कीजिएगा, इतना तो आपके लिए भी छोड़ा जा सकता है, मोबाइल तो हाथ में नहीं है, कर सकते हो तो देख लेना। अगर हम आए मंडे को तो फिर जो है कार्बन की सबसे लंबी चेन अभी तक कौन सी बनी है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, बात समझेगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की मिल करके जो कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, यौगिक, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, अणु। अच्छा, अणु और यौगिक में क्या डिफरेंस है, ये कब पूछ लिया, चलिए इसके लिए रखा जाएगा तो ना टू बी कंटिन्यू, तो इसको टू बी कंटिन्यू में डाल दो, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो कार्बन का जितना नंबर इसमें जुड़ता जाएगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन के नंबर के बेस पे उसका नाम देने लगे लोग, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो उसका नाम हो गया क्या, मेथ, आपने नाम दिया मेथ। थोड़ा सा यहाँ पे आप जो पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग अंतर स्पष्ट कर लें। इसका एक्चुअल नाम होगा मेथ, क्या नाम होगा, मेथ बोलना सीखो क्योंकि दुनिया बदलनी है। मेथ इसलिए बोलिए क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है तब तो इसके आगे एन लगेगा और वर्ड बनेगा मीथेन। पूरा मेथेन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, मेथ, ठीक है। और 2 नंबर का कार्बन है तो एथ, मेथ एथ, तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, एथ और मेथ। तो एक कार्बन की चेन को हम लोग कहेंगे एथ मेथ, हाँ ये पकड़े ना क्योंकि हम ऐसे ही लेते, वो क्या होता है ना, एक सरपट हवा चल रही होती है तो उसमें गलत ही बोलते तो हाँ हाँ तो वो सरपट वाली रोकी जाएगी। आप मास्क लगाई, मुझे कुछ समझ में आया, यस सर,
अरे तुम कुछ समझ में आ रहा है, कुछ छूट जा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझने का कैसा है, बाकी टाइम बर्बादी है। क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा और कमेंट्री चलती रहे तो फिर मामला गड़बड़। ठीक है, समझ में आ रहा है? श्योर हो? और पता चल जाएगा ना हाइड्रोकार्बन। 3 लाइन लिख के दिखाओगी हाइड्रोकार्बन पे? इतना बड़ा बोझ कहाँ दे दिए पहले ही नर्वस हो गए तुम। एक चीज तुमको बताएं, देखो तुमसे जो है क्या होता है, खेला जाता है। यस सर। खेला इसे जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आप देखें हैं कि टॉप लॉ पढ़ रहे थे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं तो कहा था हमारे वाले करंट नहीं निकल रहा, गैल्वेनोमीटर ही सो गया। तुम्हारे साथ क्वेश्चन इतना बड़ा है जिसे तुम देखते ही कहोगे हमको नहीं आता, आगे बढ़ो। लेकिन तुम कोशिश अगर करो ना तो होता बड़ा। ठीक है, तो डर के आगे क्या है? जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो 3 कार्बन की चेन को बोला गया प्रोपेन, 4 कार्बन की चेन को बोला गया ब्यूटेन, 5 कार्बन की चेन को बोला गया पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, पंटेन, ब्यूटेन, टेट्राडेन, इतने याद है। ठीक, अब देखो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका पहली बात तो नाम होगा। ठीक है, हमको लगता है एनसीईआरटी सबके पास है। अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं तो पुरानी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए। किसकी एनसीईआरटी? केवल केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स आप पढ़ करके कंफ्यूज होंगे क्योंकि तुम कई टीचर बन जाते हैं तो तुम छोटा सा दिमाग हो, कहाँ जाओ, कहाँ इतना बर्डन डालना। ये बात इतनी क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या रीजन है कि हाइड्रोजन और कार्बन ही आपस में कंबाइन होते हैं? सन्नाटा मत मारो, इतना पढ़ाएं यार चिल्ला चिल्ला के, तुम लोग तो बेइज्जती दोनों की रिक्वायरमेंट। हाँ जी, दोनों की रिक्वायरमेंट मैच करेंगे। रिक्वायरमेंट निकलेंगे, वैलेंसी कहेंगे भैया, केमिस्ट्री बोलो क्या बोलेंगे? दोनों की वैलेंसी आपस में क्या है? सेम नहीं बोलेंगे, 4 है उसकी 1 है। दोनों की वैलेंसी जो है डिफरेंट, बट नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी? सेम। ठीक है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन दे करके बनाएंगे। तो बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? 4। कौन कौन? 4 बोले तो कुछ नाम सोच। 3 आयनिक, कोवैलेंट, मेटैलिक। आयनिक, कोवैलेंट, मेटैलिक, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी मेटैलिक मिल जाएगा, फिलहाल मिल जाएगा, लेकिन 4। देखो हम लोगों को एक सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए, एटम प्लस एटम क्या बनाते हैं? एटम और एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? बोलो भाई, माजना तो पढ़ के आए। मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का क्या बनाते हैं? कंपाउंड नहीं बनाते, मैटर बनाते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको और अच्छे से समझ लो, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं तो अगर कोई बाहर से आके देखेगा ना तो एक वर्ड नहीं समझ सकता, लेकिन जो पढ़ा रहता है वो सब समझता है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मैं प्रमोट होकर के आया मेरी क्लास में पढ़ाने तो मेरे में एक तरफ कॉपी आप रखिए साथ में, और जितनी डिजाइन यहाँ बने सब बनाते चलिए। ठीक है, अगर बाहर से कोई आएगा कंफ्यूज है पढ़ाएगा, वहाँ गिनती लिखे हैं, यहाँ अच्छा लिखे हैं, उसमें पता नहीं कैसे अल्फ़ाबेट जोड़ दे रहे हैं, प्लस माइनस। तो सुनो, एटम और एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल करके क्या बनाते हैं? मैटर। ठीक, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो चलिए एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। आप एक रुई का पेड़ लगाइए, क्या लगाइए? रुई का पेड़ लगा दीजिए।
उससे क्या मिलेगी? कॉटन। कॉटन अंग्रेजी मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? हाँ हाँ, बुरा मत मानना, ऐसे चलता रहता है, इतना ज़्यादा नहीं लोड लेनी पड़ेगी। तो कॉटन का पेड़ लगाएं तो हमें रुई मिलेगी, और रुई लगाएं तो कॉटन। हमारा मुद्दा ये नहीं था कि हम लोगों ने अपने से बना लिया माहौल देख के, ठीक है। दूसरा समझो, अगर आपने रुई का पेड़ लगाया तो ये बन गई रुई, ठीक। क्या आप रुई को एज इट इज पहन लेते हैं? रुई लगा के घूम रहे हैं? नहीं। उसका बनाएंगे क्या? कपड़ा कैसे बना लोगी? पहले धागा तो बनाओ, उसका क्या बनाएंगे? तो ये मान लो हो गया धागा, धागा, और ये क्या हो गया? नहीं, हमको इंग्लिश की असली हिंदी आती है, वहाँ इंग्लिश के यहाँ हिंदी लिख दी। ये है कॉटन, बेसिक पार्ट लपेटा गया, बन गया क्या? धागा। अब धागे को फिर से लपेट लो, कपड़ा क्या बन गया? मैटर वस्तु। तो जरा हमको ये बताओ, तुम यूज क्या करते हो? कपड़ा मैटर। मैटर यूज करते हो ना? तो हम लोग कपड़ा यूज करते हैं। अब मुझे जैसे ही एटम का, मैटर का सबसे छोटा और बेसिक पार्ट कौन हो गया? एटम। और क्योंकि लोग पहली बार देख रहे थे तो उसको क्या बोल दिए? एलिमेंट। एलिमेंट का नाम, एलिमेंट ही मैटर है, सच, इसको एलिमेंट ही एटम है और एटम ही एलिमेंट है। बट जब आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं या कभी कभी एटम को पहली बार पढ़ते हैं तो उसे कहा गया एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसे आप बोलते हैं एलिमेंट। और जब एलिमेंट आप बोलेंगे तो मिल करके एलिमेंट क्या बनाएंगे? कंपाउंड, यौगिक, ठीक है। और जब एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। और अंतर कहाँ आएगा? वो अंतर आता है जब लोगों ने खोजाई, उसकी खोज शुरू की, ठीक है। मैं तुमको इसके बारे में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, रिश्तेदारों वाला, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो रुई को अगर आपने जोड़ा तो बना धागा। अब रुई को जोड़ना कई तरीके से है। कुछ लोग हाथे से बना, बत्ती बना रखे रहते हैं, बनाते हैं ना, दीपक बनाते हैं तो ऐसे रगड़ के बना देते हैं दिवाली। तो एक प्रोसेस तो वो हो गया। एक फैक्ट्री में गए, लंबी लंबी लाइनें निकाल रहे हो धागे की, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटम, अगर एटम एटम मिल करके, इन्हीं को कहा जाता है बॉन्डिंग। इन्हीं को जोड़ने की प्रोसेस को कहा जाता है बॉन्डिंग। हालांकि इन्हें भी जोड़ने को कहा जाता है बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्ड बना। अब धागे से कपड़ा भी तो आपने बनाया था, इन्हीं को जोड़ जोड़ के। तो यानी एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल मिल करके आपस में क्या बना देते हैं? मैटर। और जो मैटर बनता है वो भी तो मॉलिक्यूल ही हो, बस उसमें ढेर सारे जुड़े हुए हैं। यही तो बात हुई। तो ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब चलते हैं बॉन्डिंग कितने टाइप की है। बॉन्डिंग जब एटम और एटम कंबाइन होंगे तो ये 3 तरह की है, जिसे आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन 3 ही तरीके से। तो अगर हमारे पास 15 मिनट है तो हो जाएगा। देखो देखो, आज हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, हमने बस कॉन्सेप्ट चला है, ठीक है। एटम और एटम को जोड़ा जाएगा। अब अगर 2 लोग आपस में जुड़ रहे हैं तो कितने तरीके होते हैं जुड़ने के? अगर तुमको पैसे से जुड़ना है कितना तरीका होगा? देखो, पैसे का खेल में केवल 3 चीजें होती हैं। तीनों समझ गए? बॉन्डिंग समझ गए। एक तरीका होता है जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां दान दे दिए अपनी इच्छा से। दूसरा हुआ, नहीं अपनी इच्छा से तो नहीं देते हैं, बताएं क्यों नहीं देते हैं? वो जो दुर्गा पूजा वाला लगता है उसमें तो जबरदस्ती ले जाते हैं। अपनी इच्छा देते हो। हम कहेंगे 100 लिखेंगे 500 और 400 का चुनाव लग गया। माता जी गुस्सा हो जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। ये व्यवहारिक है, इसके व्यवहार बदल सकता है, ठीक है। 3 तरीके के आप पैसे का लेन देन करते हो। एक होता है दान करना,
मंदिर में एक बार दान दे करके चले जाओ, फिर जाते हो भगवान के सामने कि हम दिए थे उसमें से 10-10 रुपये वापस नहीं जाते ना। नहीं। यानी वो भगवान का पता है, भगवान का नहीं हुआ, भगवान को पैसे क्या जरूरत, वो तो खुद ही दे रहे हैं। मतलब जहाँ दिए वहाँ, ठीक है। अब वो किस काम में लगाते हैं वो जाते। दूसरा तरीका ये है, किसी दोस्त के साथ बैठो, उसको एक समोसा खिलाओ और उससे कहो यार तुम भी पार्टनरशिप में मेरे साथ एक दोनों मिल करके कोई बिजनेस करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कुछ पैसा उसने मिलाया, कुछ पैसा सामने वाले ने मिलाया और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड हो गई, ठीक है। अब अगर उस बिजनेस में घाटा होगा तो इसको भी नींद नहीं आएगी, उसको भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। और तीसरा तरीका बड़ा अच्छा है, उधार देने का। उधार दे दो तुम, ठीक। अब जब उधार दोगे तो उसके घर बार बार जाओगे कहने, तुम लिए हो दे देना। तो ये 3 तरीके पैसे का लेन देन समझ में आ गया। तुम पैसा अगर समझ जाओ तो दुनिया समझ गए। आप समझ सर हाँ, सेकंड वाले समोसा खिलाना जरूरी था। समोसा खिलाना जरूरी नहीं था, वो तो कैटलिस्ट का काम करती है। नहीं, समोसा मत खिलाओ, तो अपने दोस्त के यहाँ जाओ, अपने चाचा के पास जाओ, चलो दोनों मिलके कांड करते हैं, आधा बैंक लूटते हैं, आधा तेरा आधा मेरा। अब पकड़े जाएंगे तो दोनों ही लूटे जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई, 3 लेन देन समझ में आ गया। चलो इस पर अप्लाई करते हैं। जब 2 एटम, ठीक है, कुछ लिख लिया जाता है। देखो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम पहली क्लास में बता दें, लिखना हमको पड़ेगा। हम पढ़ाते रहेंगे तुमको बहुत थोड़ा मज़ा आएगा और किसी दिन जमा ही आएगी। अब टॉपिक पे डिपेंड करेगा ना, आज कोई टॉपिक तो है नहीं, तो इंटरटेनमेंट फुल ऑन है, ठीक है। चलो एक एटम ए है और एक एटम बी, ठीक है। एक एटम ने क्या कर दिया, इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफर। इसे कहेंगे ट्रांसफर। और ट्रांसफर कैसा है, कंप्लीट। कैसा ट्रांसफर है, कंप्लीट। जब भी कोई कंप्लीट ट्रांसफर अपने इलेक्ट्रॉन को कर देता है, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग, उस टाइप की बॉन्डिंग को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। उस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। यानी अगर मंदिर में आपने पैसा दे के आए तो वो उस पैसे को भूल जाइए। अगर आपके अकाउंट मतलब जेब से उतना पैसा गया तो आपके अकाउंट में उतना माइनस शो करेगा, आपका जेब उतना हल्का महसूस करेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जेब हल्का महसूस करेगा इसका मतलब निगेटिव चार्ज हमेशा बना रहेगा। निगेटिव बनेगा नहीं, पॉजिटिव बनेगा, कमी है ना, कमी होगी। यानी अब अगर इनका बॉन्ड टूटा भी तो ये हमेशा एक निगेटिव और ये ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बनाया जाएगा, ठीक। ऐसा ही बॉन्ड बनता है। अब दूसरा वाला चाचा लड़के वाला ले लेते हैं। अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तुम मिलाओ और ये भाई साहब कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन हम मिलाते हैं और दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड, ठीक। तो इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहा जाता है, को मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ी सी लड़ाई चलती है ज़्यादा, ठीक है। इसमें नेचर अगर दोनों का सेम है, बीच में दोनों बराबर लगाएंगे पैसा, हाँ? दोनों तब बराबर पैसा लगाएंगे। अगर दोनों आइटम सेम है, सेम का मतलब कैसे हुआ, हाइड्रोजन करके H2 बना लिया या Cl2 बना लिया या फिर क्या निकाल लिया, O2 बना लिया, ठीक है। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो इनका नेचर अगर सेम है तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके इज्जत से बाहर निकलेंगे। लेकिन अब जानना है सारी लड़ाई एटम के बीच में किसकी है, इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड इसे कहेंगे, कोवैलेंट, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, कोवैलेंट। इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी आवरण, ठीक है, सहसंयोजी आवरण। तो अगर ये दोनों आपस में हल गए, ठीक,
चाचा का लड़का है Yes, sir. और तुम चाचा का लड़की समझ तुमको दुकान करना है बात सुनो। अब ये क्या होगा, अब जैसे तुम और तुम्हारे चाचा का लड़का पैसा मिला के कोई काम शुरू किए, पता चला काम डूब गया, ठीक, और तुम मम्मी के पास रोते रोते गए कि हमारे चाचा का लड़का इतना लिया, तो तुम्हारी मम्मी पहले तुमको कूट देंगी क्योंकि तुम गए क्या है उसके पास, ठीक। तो इसमें भी वही खेल चलता है, क्योंकि मम्मी चाची से या चाचा से नहीं कहेंगी कि जो है वो लड़का लिया तो पैसा दे वापस, तो पहले तुमको कूट देंगे। तो इन दोनों में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने वाला, वो क्या करेगा, इनको खींचे रहेगा अपनी साइड। और अगर तुम गलती से हाथ छुड़ा के चले गए तो तुम जाओ पॉजिटिव और तुम जाओ नेगेटिव। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे लड़ाई हो जाए पहले, अब तो खैर थोड़ा लोग सुलझे हुए दिमाग के आने लगे, पहले था तो सुलझे क्या है, सोशल मीडिया ने सुलझा दिया है थोड़ा सा, भटका दिया। हाँ मेरा भाई तुम, ठीक है, नहीं तो वही भाई से मान लो तुम्हारे घर में एक समोसा आया और दोनों को समोसा खाना है, तो होगा क्या जानते हो, जो होशियार रहेगा और तुम अगर जान रहे हो वो गुस्सा तो भाग जाएगा, तो तुम क्या करो, उसके वाले में थोड़ा सा कम तोड़ो, अपने वाले में ज़्यादा कर लो थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा हमारा कम है, हमको वाला दो, तुमको तो नहीं देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, ये भी खा लो, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ की कंडीशन यही हो जाती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, अब क्या करेगा ये भाई साहब लेके ले जाओ, तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए, हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे अपने ऊपर। बात समझ आ गई। ऐसे बॉन्ड को क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उधार वाला, ठीक है। तो एक चीज़ हमको जरा सा कॉमन सेंस की बात बताना, क्या आप सबको सड़क पे चलते उधार देते चलते हो, जिसके पास होगा वही। अरे रुको रुको रुको, इतना तो नहीं कोई देता, बैंक के पास है जाके लेके दिखाओ। हम बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपके पास अगर ज़्यादा पैसा हो तो सबको उधार देते चलोगे, नहीं। पहले उसको जानोगे तब ना उधार दोगे। Yes, yes. तो कोई भी बॉन्ड जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर आपने पढ़ा होगा मैथ में, जिससे आपका कक्षा 10 से पीछा छूट गया है और आप सोच रहे हैं कि हम जीवन में अब आगे बढ़ जाएंगे बिना मैथ के, तो नहीं बढ़ पाएंगे, इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ चिपकी हुई है, फिजिक्स, जो आपको रह रह के याद दिलाएगी कि है मैथ भी जिंदा जीवन में। सुनो, पहले अगर दो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो पहले इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होगी, पहली बॉन्डिंग होगी, उसके बाद ये भाई साहब इसके सामने रोना रोएंगे कि हमको दे दो भैया, हमारे पास है नहीं। तो ये बेचारा कह रहेगा क्या कि देखो हम तुमको ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बॉन्डिंग की है तुम अपने साइड ही रखो। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होगी इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ, इसे क्या नाम दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो तीन तरह की बॉन्डिंग है, हाँ एक बॉन्ड नाम आया था मेटालिक बॉन्डिंग। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, धातु वे होते हैं, हाँ जो लंबी लंबी चेन बनाएंगे ये सब नहीं होता है, वो तो उसकी गुण है। एक्चुअल में जो इसकी डिफिनीशन है मेटल की वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करे, जो डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो कई बार ये डिफिनीशन में थोड़ा सा और जोड़ देते हैं मसाला टाइप का, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करे, डोनेट कर दे। और डोनेट का मतलब क्या होता है, देना, दान। तो यहाँ से आपने कहानी सुनी दान। ये किसकी बॉन्डिंग थी, एटम और एटम के बीच में। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में दो टाइप की केवल बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग होती है किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंध, जब किसी दूसरे के यहाँ, जैसे तुम्हारे बगल में अगर कहीं फंक्शन है और सब्जी छोंकी गई और तुमको खुशबू आ गई तो ओरिएंटेशन तुम्हारा उधर चला जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है
हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, किससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस के साथ या एटम जो होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग बनाता है तो उसे ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये जो है एक टाइप का मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है। तो यहीं से तुरंत एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमेशा हाइड्रोजन ही, हमेशा हाइड्रोजन थोड़ी ना, कोई और भी हो सकता है। तो उसके लिए एक टाइप की बॉन्डिंग और आती है जिसे कहते हैं वंडर वॉल बॉन्ड, या इसे कहते हैं वंडर वॉल फोर्स। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में दो टाइप की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल, ठीक है। और एटम और एटम के बीच में कितनी बॉन्डिंग, 3। उसमें आपका एक फेवरेट वाला भी जोड़ लेंगे, मेटल वाला। हम मेटल की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी। कितने टाइप की बॉन्डिंग होगी, 3। एक तो भाई साहब दान में यानी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस टाइप की बॉन्डिंग होगी। ये किसके किसके बीच में है, रुई और रुई के बीच में, ठीक है। और धागे के बीच में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर बॉन्ड। ये 2 टाइप की 4-5 टाइप की बॉन्डिंग आपकी आ गई। 2 आ गई एटम जोड़ने के लिए और 2 आ गई मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए। 3 आ गई, सॉरी 3 आ गई एटम को और 2 आ गई मॉलिक्यूल को जोड़ करके। अब आपका पता तैयार, मॉलिक्यूल जोड़ गए। और जब आपके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो आपका बन जाता है क्या, मैटर। और मैटर बन गया तो आप धड़ल्ले से उसको यूज करना शुरू कर देते हैं या सिलाओ। इतनी बात ये, ठीक है। तो हम इसको क्यों पढ़ाने लगे, आइए बताते हैं। हाइड्रोकार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट। कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब जरा हमको एक बात बताओ, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में किसके ऊपर निगेटिव रहेगा और किसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, जिसका मिल जाएगा। ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने तुमको एग्जांपल दिया, तुम समझ नहीं, अरे नहीं है, टेंशन ना लो, तुमको नहीं कह रहे 2.5 आने झंडा लग खड़ी हो जाओ। कहते हमको कह रहे थे पहली क्लास में, इधर देखो सुनो, आपको मैंने क्या एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, छीन लेगा। तो हाइड्रोजन बेचारा 1 है और ये भाई साहब कितने हैं, 6 लोग मिलकर के इसके घर को कब्जा कर लेंगे। और इसको कैसे निकालेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन। और ये भाई साहब कैसे निकलेंगे, H+, C-, ठीक है। आप समझ गए एक बॉन्ड कैसे टूटेगा। जब भी टूटेगा तो हाइड्रोजन क्या जाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा और ये कैसे निकलेगा, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर। और यहाँ से एक बात और भी आप कर लेते हैं जो हम लोगों ने वहाँ बात की थी, प्रोटॉन वाली। जब भी प्रोटॉन मूव करेगा, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, नाभिक जिसे आप कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाएगा। तो एक चीज़ और नोट कर लो, जब तक केमिस्ट्री है जीवन में तब तक के लिए, जब प्रोटॉन मूव करेगा, ठीक है, तो पूरा न्यूक्लियस मूव करेगा, यानी पूरा बन जाएगा एटम। और इलेक्ट्रॉन तो हटा ही सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन तो अकेले जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर। और जो चीज़ बाहर होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पौधा है, आप उसकी पत्ती तोड़ के कहीं ले जाओ, जड़ उखाड़ के ले जाओ तो पूरा कर जाएगा, प्लांट ही जाएगा। उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लो, हाइड्रोजन H+ आ गया, जब भी किसी पे पॉजिटिव आयन है इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन मूव कर रहा है तो पूरा एटम जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया तो निगेटिव ये बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है और प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होगा। प्रोटॉन अगर मूवमेंट करेगा तो पूरा क्या करेगा, एटम साथ जाएगा। एक तो ये नेचर हो गया, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस। आप तोड़ नहीं सकते, जाओ ले जाओ कोई प्लांट, उसका आधी जड़ काट के ले जाओ, फिर देखो ना आधी तुमको मिलेगी ना उसको मिलेगी जो ले गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है
इसलिए जहां भी प्रोटॉन मूव करेंगे तो पूरा पूरा क्या मूव करेगा? एटम। एक कंडीशन। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 31। प्रोटॉन का कितना होगा? इन दोनों में कितना अंतर है? 1000, लगभग 1000 ना? 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा तुमसे एक बात पूछूं, बस लास्ट, अगर तुमसे कहें तुम 1 किलो लेके दौड़ोगे कि 1000 किलो, तुम क्या करोगे? 1 किलो। तो एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का 1000 गुना कौन है? प्रोटॉन भारी है, तो ये तो उठेगा ही नहीं, तो दौड़ोगे कैसे? ये हल्का होता है, इसलिए सॉरी इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसलिए क्या करेगा? आसानी से क्या करेगा? मोशन कर सकता है, यानी मूवमेंट में जा सकता है कंपाउंड बनाने को। लेकिन ये नहीं जाएंगे, सॉरी प्रोटॉन नहीं जाएंगे, क्यों? प्रोटॉन भारी है, और ये लगभग जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी? 18392 लेकर के 1836 तक, इतने किलोग्राम या इतने ग्राम, ठीक है। तो जो बच्चा 1 किलो लेकर के दौड़ना चाह रहा है उसको 1 टन दे दोगे, दौड़ पाएगा? कभी नहीं हिल पाएगा, तो दौड़ेगा। बात क्लियर? यहीं पे आप रोक लीजिए, जो जो चीज़ें आपको हैं उसको कलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको ज्ञान कुछ ज़्यादा ही दे रही है, ठीक है। बाकी अगर होगा तो मिला जाएगा मंडे को।